गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पोटेंशियल की एक समरी आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आता है, उसकी सारी समरी कॉन्सेप्ट कहाँ क्या क्या काम कॉन्सेप्ट लगते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि फ्री स्पेस के अंदर किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पॉइंट कितना रखता है, स्ट्रेंथ क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स की हेल्प से हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग कितना है फील्ड, वैसे ही पोटेंशियल का यूज़ भी हम किसी पॉइंट के बारे में, उस पॉइंट की स्ट्रेंथ के बारे में पता करने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जाता है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स वेक्टर है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्यों है, इसका आंसर सुन लो। किसी पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल निकालना है तो वो होता है वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, उसको पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क पर यूनिट चार्ज ये पोटेंशियल कहलाता है। कोई सोर्स चार्ज अगर एक पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज वो पॉइंट चार्ज है, तो उसका पोटेंशियल हम इंटीग्रेट करके वर्क निकालते हैं। पहले ये वर्क आप फोर्स की वैल्यू है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। कॉस थीटा पे और पुट करेंगे कॉस 180 माइनस, मैंने इंटीग्रेशन का एक स्टेप लिया केवल ये समझाने के लिए कि जैसे इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन जो होगा वो वर्क डन वेरिएबल तरीके से होगा। इधर ला रहे हैं और पुश इधर कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो cos 180 का माइनस भी लगता है और वो डेरिवेशन वाले पार्ट में चला गया। अभी जो आपको यूज़ करना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके यूज़ आएगा, वो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा। किसी पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। ये पहले वर्क निकाला गया, फिर वर्क के अपोन में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो ये वर्क पर यूनिट चार्ज बन गया, ये KQ/R। लेकिन वर्क भले ही स्केलर है, पर वर्क दो तरह का होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। भले ही आप वापस सुन लें, स्केलर वैल्यू होते हुए भी पोटेंशियल के दो साइन होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज के पास में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं तो मेरे हाथ को देखो, यूं धक्का दे के लाना पड़ेगा, बाहर से पुश करना पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज के पास में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं तो खींच के आएगा, वो फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, वर्क की नेचर बदल गई। तो याद कैसे रखें, न्यूमेरिकल में कैसे ध्यान रखें, तो ध्यान रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस में लेना है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल माइनस में लेना है, या फिर चार्ज को साइन के साथ रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को साइन के साथ नहीं रखते थे, वहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला जाता है और फिर डायरेक्शन से, वेक्टर से उसको सोल्व करते हैं। यहाँ चार्ज को साइन के साथ रखना है और फिर स्केलर सम कर देते हैं अगर नंबर ऑफ चार्ज है तो। यहाँ डायरेक्शन नहीं देखते, होती नहीं है। पर यह ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस में, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल माइनस में होता है। और ये याद ना रहे तो इस फॉर्मूला में चार्ज को साइन के साथ रख दो, अपने आप प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में आंसर आ जाएगा। अगर किसी सिस्टम में n चार्ज हो, नंबर ऑफ चार्ज हो, तो पोटेंशियल कैसे निकालना है, तो ध्यान देना, ये एल्जेब्रिक सम कहलाता है। एल्जेब्रिक सम। एक होता है वेक्टर सम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में लगता है। वेक्टर सम के केस में हर चार्ज से लगने वाला फोर्स देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, उनके बीच का एंगल देखते हैं, फिर ट्राइंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से या पॉलीगन जो लॉ है उससे यूज करके फाइनल आंसर निकलता है।
उस प्रोसीजर को बोला जाता है वेक्टर सम। वेक्टर के आइडिया से जोड़ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। लेकिन पोटेंशियल के केस में एल्जेब्रिक सम होगा। हर चार्ज पार्टिकल का जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल ले लो, चार्ज के साइन को पुट कर दो, प्लस की वैल्यू प्लस में, माइनस की माइनस में आ जाएगी, एल्जेब्रिक सम ले लो, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। पॉइंट का होता है पोटेंशियल। जनरली क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और भी हैं, बेसिकली अभी जो एल्जेब्रिक सम पे मैं बात कर रहा हूं। आपको कोई 2 चार्ज देंगे और बोलेंगे कि ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पोटेंशियल 0 हो। तो दोनों चार्ज प्लस के हो ही नहीं सकते। दोनों चार्ज अगर प्लस के हुए तो पहले का भी पोटेंशियल प्लस में, दूसरे का भी पोटेंशियल प्लस में, प्लस प्लस वैल्यू मिलके 0 होती नहीं है। दोनों माइनस में भी नहीं होगा, तब भी उनका पोटेंशियल अगर निकाल लो तो 0 होगा नहीं। वो इन्फिनिटी पे 0 होता है, वो अलग बात है। तो पोटेंशियल जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, 2 चार्ज देंगे, एक प्लस और एक माइनस होगा, और फिर बोलेंगे कि इन दोनों के बीच या इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे ऐसे पॉइंट्स बताओ जहां पोटेंशियल 0 हो। तो आप बीच में कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लें, ये डिस्टेंस x मान लें, इधर वाली डिस्टेंस r माइनस एक्स हो जाएगी। एक का पोटेंशियल प्लस में, दूसरे का माइनस में, ये उधर जाएगा, सॉल्व होके x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा पॉइंट इधर उधर भी हो सकता है। छोटे चार्ज के पास में जाना, मैग्नीट्यूड में जो चार्ज छोटा हो उसके पास में कोई पॉइंट इधर भी ले सकते हैं। तो ऐसा पॉइंट सिर्फ बीच में ही नहीं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर बड़े चार्ज से पास में नहीं। अगर बड़ा चार्ज भी है और चार्ज वैल्यू में बड़ा भी है और पास में भी है, तो दोनों फैक्टर उसके फेवर में चले गए। चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस दोनों उसके फेवर में चली गई, तो फिर बड़े चार्ज का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहेगा और मिलके 0 नहीं होंगे। 0 करने के लिए क्या ज़रूरी है कि प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम हो। जैसे +3 और -3 मिलके 0 हो जाएंगे। तो अगर अलग अलग वैल्यू के चार्ज हैं तो डिस्टेंस का यूज करके कंपनसेट किया जाता है। डिस्टेंस का यूज करके बड़े चार्ज से दूर हो जाओ, छोटे चार्ज के पास में हो जाओ, और फिर पोटेंशियल निकालो या लेट मान के x की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसा सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, ऐसे पॉइंट छोटे चार्ज के पास उस साइड भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड में छोटा, माइनस साइन देख के छोटा नहीं बोलना, वो नेचर का माइनस है। मैग्नीट्यूड में छोटा। दूसरा जो कैटेगरी आती है जिसमें आपको हेक्सागन या क्यूबॉइड देंगे और उसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए बोलेंगे। हेक्सागन या क्यूबॉइड देके सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए बोलेंगे। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट फिजिक्स का नहीं लग रहा। 6 चार्ज है तो 6 टाइम कर दो, अलग अलग वैल्यू है तो फिर अलग अलग प्लस कर लो। 8 चार्ज है तो 8 टाइम कर दो, अलग अलग वैल्यू तो अलग अलग प्लस कर दो। बट यहाँ ज्योमेट्रिकल फंसाते हैं, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पॉइंट और चार्ज के बीच। बहुत जने साइड को ले लेते हैं, वो गलत है। देंगे साइड, पर डिस्टेंस पॉइंट से होती है। आर जो होता है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड गिवन पॉइंट। तो हेक्सागन की तो यहाँ पे साइड इक्वल होती है, ट्रायंगल बनता है इक्विलेटरल, तो ये साइड इक्वल होगी इसके, तो उससे कॉन्सेप्ट लगा दो। और इसके अंदर पाइथागोरस यूज़ करो। सेंटर से और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, किसी कमरे के कॉर्नर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस लगाना है, पाइथागोरस निकालो और फिर डायगोनल निकाल के हाफ करो उसको। मैं आइडियाज़ जनरेट कर रहा हूँ, लगाना आपको है। एक और कैटेगरी बहुत पॉपुलर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा आती है, नीट में भी आती है, मैथ से फिर भी देखा हुआ क्वेश्चन है मेरा। इसमें चार्जेस को किसी नंबर लाइन पे रखते हैं और ओरिजिन पे, सेंटर पे, ओरिजिन पे पोटेंशियल पूछेंगे। जो डिस्टेंस लेंगे, ये 1, ये 2, यहाँ से ये 4, फिर ये 8, ऐसे एक जीपी बनती है, एक सीरीज बनती है। इनफाइनाइट चार्ज जा रहे हैं तो एक जीपी क्रिएट होती है। और इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला है सम का, कॉमन फैक्टर तो के क्यू मान लो बाहर आ जाएगा, पर ये डिस्टेंस 1 है, ये 2 है, तो 1/1, 1/2
1/4, 1/8 प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मैथ्स वालों को तो जनरली प्रैक्टिस में है, आ जाता है। ये सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला है। ए का मतलब जो फर्स्ट टर्म यहां जोड़ने पे जो फर्स्ट टर्म बचेगी वो, ये लिखा है ए फर्स्ट टर्म। और आर का मतलब कॉमन रेशियो, पहले में दूसरे को डिवाइड कर दो, दूसरे में तीसरे, ऐसे कॉमन रेशियो। ये आर डिस्टेंस नहीं है, ये कॉमन रेशियो कहलाता है। फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा, बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाता है और आंसर आएगा। तो जितनी देर में बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने बताया, और पॉइंट चार्ज के बारे में ये सारे पोटेंशियल कैसे निकलते हैं ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब अगला सेगमेंट देखो इसका, आगे सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिचुएशंस में भी आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। डाइपोल में दो चार्ज इक्वल और अपोजिट होते हैं। इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे भी पोटेंशियल निकालोगे तो डिस्टेंस इक्वल होगी, चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में और साइन अपोजिट है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो ऐसा पॉसिबल है किसी पॉइंट पे पोटेंशियल तो 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो, ये पॉसिबल है। आप किसी डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल 0 मिलेगा, पर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो 0 नहीं होगा। सेंस भी समझो, सेंस ये है कि यहाँ पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो जो फोर्स लगेगा वो 0 नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। पर इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाने का वर्क 0 होगा, क्योंकि एक प्लस जो है वो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज को। तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाने का यहाँ तक का वर्क 0 है, पर यहाँ आने के बाद जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 नहीं है। इसका ये मीनिंग है। इसका सेंस क्या है? सेंस है कि टेस्ट चार्ज यहाँ रख देने के बाद जो नेट फोर्स लगता है, जिसको फील्ड कहते हैं, वो 0 नहीं है। पर इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाने का जो वर्क है वो 0 होगा, क्योंकि एक रिपेल कर रहा होगा, एक अटैक कर रहा होगा। अच्छा, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी पाथ से टेस्ट चार्ज को लेके आओ किसी पॉइंट पे, तो पाथ का कोई रोल नहीं है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब तक सेम है तब तक पोटेंशियल की वैल्यू या वर्क की वैल्यू सेम रहेगी। एक्सियल लाइन पे निकालें तो एक्सियल लाइन इधर या इधर, आप सिंपली दोनों चार्ज का पोटेंशियल V1 V2 लेके डिस्टेंस लेके उसको जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आएगी। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल भी नॉन जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो होता है। एक और पूछा जाता है जनरल पॉइंट पे, यू जनरल पॉइंट, ना एक्सियल लाइन ना इक्वेटोरियल लाइन, ये कोई जनरल पॉइंट है। ये P वेक्टर है, P वेक्टर माइनस से प्लस होता है। डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर है वो माइनस से प्लस होगा। ये एंगल थीटा, इधर जो डायरेक्शन होगी वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पोटेंशियल निकालना है वो स्केलर होता है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेशन होके एक फॉर्मूला आता है पोटेंशियल का, इससे डिस्टेंस निकाली, इससे डिस्टेंस निकाली। बायनोमियल एक्सपेंशन भी एक तरीका है। रिजल्ट्स पे आ रहा हूँ मैं सीधा कि किसी जनरल पॉइंट जो थीटा एंगल पे है, डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल पे है, उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला एनी जनरल पॉइंट वो होता है KP cos थीटा अपॉन r²। P डाइपोल मोमेंट। अब इसको आप डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अगर R से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अपोन में तो बन जाएगा r³ और ऊपर आएगा PR cos थीटा। इसको आप डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का एक रिलेशन है dV/dr, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, इक्वल टू E। ये माइनस साइन बताता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, पोटेंशियल स्केलर है। अब एक स्केलर वैल्यू की हेल्प से हम वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, स्केलर वैल्यू की हेल्प से वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं।
तो बिना डायरेक्शन दिए तो काम नहीं बनेगा। ये माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ये माइनस बताता है कि चेंज इन पोटेंशियल डीवी जिधर डिक्रीज हो, ये डिक्रीज होने को बताता है। पोटेंशियल जिधर डिक्रीज हो, पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसको इधर ले जाए, इसको इधर लाए, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, दो पॉइंट के बीच अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, R1 से R2 गए तो पोटेंशियल R1 से R2 जाने पे V2 से V1 और V1 से V2 हो जाएगा। R1 से R2 जाएंगे तो पोटेंशियल V1 था, V2 हो गया, तो डिफरेंस जो है V2 माइनस V1, ये लिमिट लगेगी R1 से R2। दूसरा, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो, इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो कि v इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे x और y में फंक्शन दिया हो v का, तब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। मैंने सिंबल भले ये लगाया चलेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन होने का मतलब है कि पहले x के साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y को कांस्टेंट मान के, फिर y के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे x को कांस्टेंट मान के, और z हो तो फिर z के कांस्टेंट z के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो तीन अलग अलग कंपोनेंट आ जाते हैं इससे। x y z के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आएंगे। देखो dv/dr होता है E। अगर पोटेंशियल किसी फंक्शन की फॉर्म में दिया हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पॉपुलर है, पोटेंशियल को किसी फंक्शन की फॉर्म में दिया है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड, ऐसा कुछ दे दे, तीनों ही वेरिएबल है, तब आप इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। एक बार x के रेस्पेक्ट में, दूसरी बार y के रेस्पेक्ट में, तीसरी बार z के रेस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला आपने एक बार x लेके, एक बार y लेके, z लेके निकालोगे। तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आएगा, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आएगा, z के रेस्पेक्ट में करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट आएगा। फिर कंपोनेंट आने के बाद आप उसको वेक्टर फॉर्म में बदल के नेट फील्ड आप अंडर रूट करके निकाल सकते हो। वेक्टर की फॉर्म में बदल दिया, और फिर आपको और मैग्नीट्यूड पे ही जाना है तो E इक्वल टू अंडर रूट EX स्क्वायर EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर, इस तरह से इसको निकाल सकते हो। तो ये जो रिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इसमें हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल, और पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे पॉइंट्स जहां का पोटेंशियल सेम हो, उनको अगर मिला दिया जाए तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन होते हैं। एक तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होती है। काम की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होती है। तीसरा, एक चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएं, किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएं तो वर्क डन जीरो होगा। आप सिंपली वर्क का फॉर्मूला लगाओ, Q इंटू डेल्टा V, तो Q VB माइनस V है। दोनों A और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो वर्क जीरो होगा, और वर्क जीरो होगा तो वापस इस cos 90, वर्क में cos थीटा आता है, cos 90 ले लें तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर हो गया। जितनी पास पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वहाँ पे। तो रिलेटिव क्लोजनेस जो है, रिलेटिव क्लोजनेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कितनी क्लोज हैं, जितनी ज़्यादा क्लोज होती है वहाँ उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और जहाँ जितनी दूर दूर इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वहाँ उतना वीक फील्ड होता है। और ये पॉइंट तो है ही, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जितना आगे जाएंगे पोटेंशियल उतना कम होता चला जाता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है। एक चार्ज कंडक्टिंग शेल का पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज वाला पोटेंशियल होता है। किसी चार्ज शेल के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं आपको। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। आप E इक्वल टू माइनस dV/dr में वैल्यू डालो तो dV इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। फीलिंग वाइज बात करूँ मैं, सेंस क्या आ रहा है? सेंस ये आ रहा है कि इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाओगे तो वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वर्क करना पड़ेगा, वर्क बढ़ता जा रहा, हाईएस्ट सरफेस तक वर्क बढ़ेगा। लेकिन सरफेस के अंदर जाने के बाद, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो फिर वर्क जो है वो बढ़ता नहीं है। वही जो सरफेस वाली वैल्यू है वही यहाँ रहेगी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने का वर्क 0 है, तो जो सरफेस तक वर्क हो गया वही वर्क सेंटर के लिए भी बोलेंगे, और उस वर्क को पोटेंशियल कहते हैं। इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाने का जो वर्क है वो पोटेंशियल कहलाता है। तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को अगर आप ला रहे हैं, सरफेस तक लाने में वर्क बढ़ाना पड़ता है, वो वर्क जो है वो पोटेंशियल कहलाएगा। तो सरफेस का पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। फिर यहाँ पे भी ना रुके, टेस्ट चार्ज को और अंदर यहाँ तक लाए तो पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? कि अंदर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता, और अंदर जाने के बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा, वर्क भी नहीं बढ़ेगा, वर्क की वैल्यू नहीं होगी। वर्क नहीं होगी तो जो वर्क यहाँ तक हो गया वही अमाउंट आगे के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि चलना इन्फिनिटी से, वो मत भूलना। सेंटर पे भी आना है तो चलना इन्फिनिटी से है, तो सरफेस तक तो आना ही पड़ेगा। सेंटर पे भी आना है तो चलना इन्फिनिटी से है, तो सरफेस तक तो आना ही पड़ेगा। तो जो पोटेंशियल सरफेस का होता है वही अंदर के हर पॉइंट का होगा। अंदर आने के बाद वर्क की वैल्यू बढ़ती नहीं है, तो सरफेस वाली वैल्यू ही कांस्टेंट रहेगी यहाँ तक। यहाँ से यहाँ कोई वर्क नहीं हुआ, तो ये कांस्टेंट ग्राफ आता है। पास आते गए वर्क बढ़ता गया, पोटेंशियल बढ़ता गया। एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक शेल के अंदर दूसरा शेल रख दो तो पोटेंशियल यहां का क्या क्या होगा। शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सबसे पहले अंदर वाले पे आ जाओ, अंदर वाले स्पेस पे जहां मैं फिंगर रख रहा हूं। तो इस जगह पोटेंशियल, ये पहला जो शेल है R1 वो भी बनाएगा, और दूसरा जो शेल है R2 वो भी बनाएगा। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो दोनों जुड़ जाएंगे इनसाइड स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर शेल। तो अंदर की तरफ यहां जहां मैं फिंगर रख रहा हूं, यहां पोटेंशियल में इसकी पोटेंशियल की वैल्यू तो है ही, कॉन्सेंट्रिक रखा है। बाहर वाले जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल की वैल्यू भी इसमें जुड़ेगी, और उसके जुड़ने की वजह से अंदर वाले स्पेस का पोटेंशियल हायर होगा, और जहाँ ये खाली जगह दिख रही है यहाँ पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू तो जुड़ेगी। अंदर वाला कांस्टेंट अमाउंट ये, पर इस सेल के बाहर है, और बाहर पोटेंशियल सरफेस से कम होता है, तो इस जगह पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। सबसे हाईएस्ट होता है सरफेस पे, और वही वैल्यू होती है इनसाइड। सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल होता है किसी चार्ज कंडक्टिंग शेल के सरफेस पे, और द सेम वैल्यू जो है वो इनसाइड। मान लो इस सेल का पोटेंशियल है 10, तो अंदर यहां तक 10। दूसरे सेल का पोटेंशियल है 20, तो अंदर यहां तक 20, पर 10 इसका था, तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा 30। इसमें दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन बाहर किसी पॉइंट पे यहां लें अगर, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दो तो होंगी, पर इसके अंदर वाली वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू होगी।
शेल नंबर 1 के अंदर है ये, तो अंदर कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू तो ये वाली होगी। पर दूसरे शेल के बाहर है तो फिर वो डिस्टेंस सेंटर से लेंगे और वो पोटेंशियल जोड़ेंगे, तो ये अमाउंट जो होगा वो इससे कम आएगा। अंदर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा आएगा। ये हाईएस्ट, दोनों हाईएस्ट वैल्यू जुड़ गई, और इसमें एक के तो अंदर वाली वैल्यू है और दूसरे के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो। तो अगर एक शेल के अंदर दूसरा शेल रखा हो तो अंदर वाले शेल का पोटेंशियल हमेशा हायर होगा, और अगर इनके बीच में अगर वायर जोड़ दें तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है। पॉजिटिव चार्ज का रूल है, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है तो वो चार्ज उधर फ्लो होगा। ये भी पूछा जाता है। वान डी ग्राफ जनरेटर में ये प्रिंसिपल की तरह काम करता है कि अंदर का जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल हमेशा हायर होगा। घुमाने के लिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन को, बाहर वाले पोटेंशियल का 20 वोल्ट, अंदर वाले के शेल का 10 वोल्ट, इन दोनों को आपस में जोड़ो तो चार्ज किधर से किधर जाएगा। जनरली स्टूडेंट सोचता है हायर पोटेंशियल से लोअर, पर वो ये भूल गया इस +10 के साथ इसका 20 भी जुड़ेगा, अंदर कांस्टेंट रहता है। सरफेस के पोटेंशियल दे दिए इनके, तो ये 10 जो है वो इंडिविजुअल वैल्यू है, तो ये वैल्यू जुड़ने के बाद हायर हो जाता है पोटेंशियल, तो भी फिर फ्लोइंग होना शुरू होती है। ओके